इस सभा की अध्यक्षता कर रहे इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ओम शिव मिश्र जी, मंच पर उपस्थित महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, पूर्व सांसद कैलाश यादव जी, हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मंत्री विनय साक्य जी, श्रीमती रेखा यादव जी, यहां की विधायक नादिरा सुल्ताना जी, विक्रम यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक जीनत खां, मानपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मानपाल सिंह जी, श्रीमती किरण यादव जी, सदवान साक्य जी, मनीष यादव, राकेश राजपूत, जयप्रकाश मौर्य जी, अदनान मियां साहब, देव राजपूत जी, अविनाश, राकेश वाल्मीकि जी, महेश दिवाकर जी से लेकर के बड़ी संख्या में जो साथी बैठे हैं, प्रविंदर राणा जी जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रविंदर राणा जी, कमल सिंह लोधी जी, पुष्पेंद्र धनगर जी, पंकज पुंडे जी, हेमलता लोधी जी, राजवीर सिंह जी और हमारे हसरतुल्लाह शेरवानी जी, नासिर खान जी से लेकर के बहुत सारे हमारे साथी जो मंच पर उपस्थित हैं, जो हमारे मंच पे हैं, सभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के सभी नेतागण जो दूसरे मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां 40 डिग्री से ज्यादा आज टेम्परेचर है और उस मंच से लेकर के जनसभा जहां लोग आपस में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग खुले में खड़े हैं, हो सकता है वहां तापमान कम हो, लेकिन जहां आप लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा तापमान वहां हमें दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बराह जी के इस मोक्ष स्थली को प्रणाम करता हूं। इस धार्मिक स्थान जहां पर न केवल आपके आसपास के बल्कि प्रदेश और देश के लोग यहां आते हैं, ऐसी पौराणिक और धर्म से जुड़े हुए स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जहां से एक भाईचारा का संदेश आज से नहीं सदियों से जाता रहा है। अगर एक तरफ जहां भगवान तुलसीदास जी और दूसरी तरफ जहां पर हमारे बहुत ही बड़े और जिनको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिन्हें उनके अपने काम की वजह से और साहित्य को लेकर के पहुंचाने की वजह से हम और आप लोग जानते हैं, जहां एक तरफ तुलसीदास जी हैं वहीं दूसरी तरफ खुसरो को भी हम लोग आप लोग सब जानते हैं। ये वो स्थान है जिसने मिली जुली संस्कृति को और भारत की संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। ये वो स्थान है जहां पर हम सब मिलकर के रहते हैं। वहीं हम आपसे निवेदन करने आए हैं
जहां हमारे बगल में, इन्हें रुका रहने दो, यहीं पर रुका रहने दो, बस जो जहां है वहीं खड़ा रहे। हमारे बगल में मां गंगा का भी एक पुराना महत्व बना रहा है। इसलिए जहां आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं, वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है और जो पश्चिम से हवा चली है, जो अब इस क्षेत्र से गुजर करके जाएगा चुनाव, हमें पूरा भरोसा यहां के किसान नौजवान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आपके बीच में आकर के न जाने कौन कौन सी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जागरूक जनता है, समझदार लोग हैं। ये 10 साल जो दिल्ली की सरकार के जो 10 साल गुजरे हैं, अगर उसका आकलन करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि किसान के सामने कितना संकट पैदा किया। ये वही सरकार है, दिल्ली में पूरे देश का किसान गया और किसान ने कहा कि हमें एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे, फसल की कीमत इतनी होगी कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, मुनाफा होगा किसानों को। लेकिन जब किसान अपना हक और अपने अधिकार को मांगने गया दिल्ली, तो उसको रोकने के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम सरकार ने किए थे। आपको याद होगा, सड़क रोक दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी, कीलें लगा दी गई। अगर कोई किसान आंदोलन में शामिल होता था, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते थे। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिलता था, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो ना किसी की परवाह किए, वो उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। 1000 किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो 3 काले कानून लाए गए थे, वो तीनों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। वो किसानों की ताकत थी और वही किसान आज भी दुखी है। अगर आज अपनी फसल बाजार में लेके गया होगा तो जो कीमत उसको मिलनी चाहिए, वो हमारे किसानों को कीमत नहीं मिल रही है। और जो किसानों के पैदावार को खरीद रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आजकल इस कारोबार में आ गए, उन्होंने किसानों की फसल को अपनी नई नई बड़ी बड़ी गोदामें बनवा ली हैं। वहां पर फसल को, पैदावार को रख करके बाजार को नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। जब किसान की फसल तैयार रहती है, ये सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, और जब बाजार में भाव बढ़ जाता है तो यही लोग उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं। अभी हाल ही में गेहूं, बताओ, हमारे किसान भाई और यहां जितने लोग खड़े हैं सब खेतीबाड़ी से जुड़े लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आपको क्या गेहूं की कीमत मिल गई इस बार बाजार में? कहीं सरकारी खरीद हुई हो तो बता दो। ये सरकारी खरीद जानबूझ करके नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों से है। आजकल जो बाजार में आटा आ रहा है,
जो बड़े बड़े शहर बन गए उनमें जो आटा पहुंचा जा रहा है, पैक करके आटा पहुंच रहा है, ये आपका ही गेहूं खरीद के उन उद्योगपतियों के माध्यम से बाजार में मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं और इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जो हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, बताओ गरीबों को कौन सा राशन मिल रहा है? ये सरकार जो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर हमें और राशन का इंतजाम करना पड़े और चाहे जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैक्ड आटा खा रहे हैं, पौष्टिक आटा ले रहे हैं, अगर हमें अपने गरीबों को पौष्टिक आटा देना पड़ेगा तो संपन्न लोग जो शहर में खरीद रहे हैं उसी तरीके से पौष्टिक आटा दिलाने का काम आपके इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार में होगा। और केवल आटा से काम नहीं चलेगा, ये जमाना डाटा का भी है। डाटा तो न केवल अपने गरीबों को हम पौष्टिक आटा पैक्ड पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके मोबाइल भी चलने लगे, उसके लिए डाटा भी फ्री देने वाले का काम हमारे आने वाले समय में होगा। और इसलिए जरूरी है, याद होगा आपको कि जब कोरोना आया था तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही थी। जिनके पास अच्छे मोबाइल थे, इंटरनेट था, लैपटॉप था, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। हमारे नौजवान जानते होंगे आजकल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं। हमारा गरीब कहां से इंतजाम करेगा? इसलिए जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हम लोगों ने गरीबों को लैपटॉप बांटने का काम किया था, जो आज भी चल रहे होंगे, इसलिए गरीबों को न केवल सरकार की कामकाज से जोड़ने के लिए बल्कि डाटा की फ्री सुविधा देने का काम भी हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। ये हमारे नौजवान जिन्हें मैं देख रहा हूं, बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा।
बताओ पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया। हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं, और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था बेटा या बेटी वो और उसके मां बाप को जोड़ लें तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वो वोटर हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में, क्या नहीं हो गए? तो बीजेपी बचेगी कैसे? बताओ बीजेपी कैसे बचेगी? याद रखना नौजवान, ये नौकरी और रोजगार तो छीना ही छीना है, लेकिन घर जाकर के सोचना, इन बीजेपी के लोगों ने 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया, आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी। इन 10 साल में दिल्ली की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। और अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला तो भविष्य तो है ही अंधकार में, लेकिन इन नौजवानों की शादी का भविष्य भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताओ आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी बर्बाद? और ये क्या सपने दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु। बताओ देश विश्व गुरु बनेगा? ये कह रहे विकसित भारत। अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग नहीं किया होता विकसित यात्रा का, तो बीजेपी वाले विकसित यात्रा भी नहीं करा पाते। ये जितनी विकसित यात्रा हुई है गांव-गांव जाकर के, ये हमारे प्रधानों से पैसा वसूला गया। बताओ प्रधानों से पैसा वसूला गया था कि नहीं वसूला गया? समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस चलवाई, वो इस सरकार ने खराब कर दी। जिला अस्पताल अच्छे किए जिससे गरीब का इलाज हो जाए, लेकिन इस सरकार ने ना जिला अस्पताल ठीक किया और जो एम्बुलेंस चल भी रही थी वो खराब कर दी, और एक भी एम्बुलेंस बढ़ाई नहीं। और पुलिस को जो गाड़ी दी थी, याद कीजिए, ये 100 नंबर, पहले थाने में जाकर के परेशानी होती थी, कौन जाए, थाना दूर है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पुलिस को गाड़ियां दी। इस सरकार को अच्छा नहीं लगा 100 नंबर, इन्होंने उद्घाटन किए थे तो 100 नंबर का इन्होंने कर दिया 112। बताओ 112 करने के बाद अन्याय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वसूली बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अभी तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पुलिस को पकड़ रही है। कोई चांदी लेके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो चोर नहीं था, वो पुलिस खुद थी। तो सोचिए, चोर पुलिस को पकड़ रही है। एक गोरखपुर पुलिस को पता लगा कि कुछ जा रहा है सामान पैकेट में, पुलिस धीमे धीमे गई, पकड़ लिया उसको जाकर के, और कहीं हिसाब किताब नहीं दिया, सब माल रख लिया। बाद में सूचना हुई तो माल पकड़ा गया, 50 लाख रुपए पकड़ लिए। ये पहली बार बीजेपी की सरकार में हो रहा है कि चोर पुलिस को पकड़ रही है। ये ऐसा पहले कभी नहीं होता था। और हम अपने नौजवानों को जब देखते हैं कि यही नौजवान
बिना सहारे के खंबे पे चढ़े जा रहे हैं। देखो, पहले एक चढ़ा, फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ, अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ, ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी, और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है। घर वापस आ जाओगे, जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए, और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। ये हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद खाकी वर्दी वाले सोचते हैं इनकी नौकरी परमानेंट है, लेकिन जब फौज की 4 साल की नौकरी हो सकती है, मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले आ गए तो 3 साल की नौकरी दे जाएगी इनकी। बाद में हमारे साथ ही घूमना खेत में और पॉलिटिकल पार्टी के संग। लोग कह रहे कैसे हो जाएगी पुलिस की 3 साल की नौकरी? यहां जितने खड़े लोग हैं, बताओ किसी को पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? किसी को जानकारी में था? हम जानते हैं, हमारे ये पुलिस के भाई खड़े, इनकी भी जानकारी में नहीं था। किसी को पता था कि रातों रात रुपए बंद हो जाएंगे? बताओ, रुपए बंद हो गए कि नहीं हो गए? और हमारे व्यापारी भाई लोग जानते होंगे, जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, इस सरकार ने कहा कि जो पहला टैक्स लगाने का तरीका वो नहीं ठीक है, ये जो नया तरीका है जीएसटी वो बेहतर है। जिस तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से बीजेपी ने जीएसटी का कानून ला करके जीएसटी लागू की। हमारे व्यापार भाई जानते होंगे, व्यापारी भाई जानते होंगे कि आज उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा ज्यादा, मुनाफा कुछ लोगों को हो रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, वो जीएसटी के उसी में उलझे हुए हैं कि जीएसटी देते रहना है। जीएसटी का कोई हमारे कारोबारियों को लाभ नहीं मिला। इन्होंने सपना दिखाया था कि जीएसटी लागू हो जाएगा तो हमारे व्यापारियों को सुविधा मिल जाएगी। और अभी तो आपको वो जानकारी मिल गई होगी चंदे वाली, जो भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूला है। ये जो चंदा वसूला गया, ये चंदा नहीं है, ये सीधी सीधी वसूली की इन्होंने। हम आप लोग भी कभी कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या कोई 1000 करोड़ का सहयोग करता है? क्या कोई 500 करोड़ का सहयोग करता है? कोई 400 करोड़ का क्या सहयोग करता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं और इसकी जानकारी जनता को मिल गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? है। ये क्या चंदा है कि वसूली है? वसूली वसूली वसूली। और इस वजह से क्या हुआ है, ये जो वसूली हुई है, इसी की वजह से महंगाई है। किसी से अगर आप 1000 करोड़ का चंदा ले लोगे तो बताओ वो मुनाफा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, उसका परिणाम है कि आज आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं,
जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रखा कि नहीं रखा सब भ्रष्टाचारियों को? जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में पहुंच गए हैं। और गोदाम इतनी बड़ी बना ली कि हर दल के लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने। बताओ, सबसे ज्यादा बैंकों को लूटने वाले लोग, उन्हीं के धोखा देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कि नहीं हो गए शामिल? और जो लोग कहते थे, जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हां चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, बताओ सब कारखाने बिक गए कि नहीं बिक गए सरकारी? ये लोग जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए वाले लोग हमारे आपके पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी वाला ये पीडीए परिवार, और पीड़ित दुखी जो लोग हैं अगड़े, वो भी हमारे साथ। सही मायने में ये जो लोग परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबरा गए हैं। ये पीडीए परिवार है जो एनडीए को हराने जा रहा है। गिनती में पीडीए परिवार ज्यादा है, इसलिए हमने और सबने मिलकर के तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर सकती है। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, और पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। और जब माफ करने का फैसला लिया तो फैसला यह लिया कि जिसका भी कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, बैंक को देना नहीं पड़ेगा पैसा। और उसका परिणाम यह है कि बैंकों ने 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए, और केवल माफी नहीं किया, माफ हो गया, उसके बाद उन्हीं उद्योगपतियों को इन्होंने कर्ज दिलवा दिया। कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो हमें बता दो कि पहले कर्ज लिया, उसको सरकार ने कर्ज माफ कर दिया और फिर उन्हीं को कर्ज दिलवा दिया। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, अपने गरीब किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। जब ये 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाला जिन्होंने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ कर सकते हैं, तो हमारे किसानों का, गरीबों का तो केवल लाखों लाख है। यहां सभा इतनी बड़ी है, कोई 1 करोड़ वाला कर्जदार नहीं होगा। अगर कर्जदार होगा तो लाखों वाला होगा, करोड़ों वाला नहीं कोई होगा कर्जदार। ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों की मदद कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग अपने गरीब किसान और गांव में रहने वालों का कर्ज माफ करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करना चाहती है। याद रखना, संविधान खत्म हुआ तो हमारा आपका वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। कोई वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा आपका। इसलिए आज आप लोग संकल्प लें कि जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया,
जो संविधान हमें अधिकार देता है, जो संविधान हमारा मान सम्मान बचाता है, जो संविधान हमें बराबर का आगे बढ़ने का मौका देता है, जो संविधान हमें आरक्षण देता है, उस संविधान को बचाने का काम करना। संविधान बचेगा तो हमारा आपका लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये संविधान को भी बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने कई मौकों पर कहा, ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यहां जितने हम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहेंगे। बताओ, संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मैं जानता हूं इस बार एटा और कासगंज के लोग जो संविधान बदलने वाले हैं, उनको बदलने का काम करेंगे इस बार। बताओ, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? उनको बदलोगे जिनकी हर बात झूठी, जिनके वादे झूठे। बताओ, बदलोगे उन्हें कि नहीं? इससे अच्छा गठबंधन क्या हो सकता है? बताओ, सब साथ आ गए, महान दल भी साथ आ गया, महान दल भी साथ है, और हमारे पीडीए परिवार का ही प्रत्याशी है देवेश साहब के। बताइए, मदद करोगे सब लोग? ये मौका है कि नहीं लाखों लाख वोट से जीतने का? जो लोग हम लोगों को छोड़ के भी जा रहे हैं, वो छोड़ के नहीं गए हैं, वो छोड़ के नहीं गए हैं। हम लोग जीतेंगे, उन्हें भी ले आएंगे इधर ही। इसलिए जिताइए, मदद करें। बहुत दिनों से एटा में लोग बैठे हुए हैं। बताओ, सांसद लोगों ने क्या काम किया है? बताओ, 10 साल का हिसाब किताब क्या है किसी सांसद का? क्या हिसाब किताब है 10 साल का? बताओ आप। क्या नौकरी दी 10 साल में? क्या कारखाने उद्योग का सपना दिखाया था? कुछ लगा? बताओ, एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? पुलिस को बेईमान बना दिया कि नहीं बना दिया? और हमारे जिला अस्पतालों में भी किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये जितने भी सड़क, जितनी समाजवादियों ने चौड़ी सड़क बनाई थी, उतनी है चौड़ी सड़क आ गई, ये चौड़ी सड़क भी नहीं बना पाए। बिजली पे जितना काम किया हम लोगों ने, ये बिजली का भी काम नहीं आगे बढ़ा पाए। ये जो आज बिजली मिल भी रही है, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर सब स्टेशन न बनाए होते, समाजवादियों ने अगर तार नए न लगाए होते, उस समय पर फैसला न लिया होता, और बड़े बड़े कारखाने जो बिजली के लगाए थे, अगर वो न लगाए होते तो आज उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं होती। मुझे याद है एटा में, और आपने देखा होगा, इधर आसपास का सबसे बड़ा कारखाना बिजली का लगने जा रहा था, लग चुका है। कब शुरू किया था याद करो आप? कभी एटा की जीटी रोड पे देखे गए कि बड़ा बड़ा एक प्लांट लग रहा है वहां? वो हम लोगों ने लगाना शुरू किया था। ये अगर लगा के तैयार कर देते तो आपको बिजली का बिल इतना महंगा नहीं देना पड़ता। बताओ, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और अगर कोई गलती कर रहा है तो एफआईआर भी हो रही कि नहीं हो रही? और हम लोगों के समय पर बिजली बनाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, लेकिन इन्होंने मीटर लगा दिए हर जगह जाकर के। बताओ, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? इसलिए इनसे सावधान रहिए। ये वो लोग हैं जो धोखा देना चाहते हैं, जनता को गरीब रखना चाहते हैं, जनता के दुख दर्द में कोई मदद नहीं करना चाहते। इस चुनाव में देवेश साकी जी की मदद करना। देवेश को जिताइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए और दिल्ली पहुंचाइए। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें हटाइए, उन्हें बदलने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज तमाम साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं,
जो हमारे तमाम समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो, जाति के हिसाब से हक और सम्मान मिले, आबादी के हिसाब से उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले, हम अपने अहेरिया समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग आपके प्रमाण पत्र बनाने का काम करवाएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसी तरह पंचायत सहायक एकता वेलफेयर स्टेशन है, इनकी भी मदद होगी। साथ ही साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी समय पे हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके, स्कूल खुलवा करके, कॉलेज खुलवा करके आपकी मदद करने का काम किया था। बहुत से लोगों को मौका मिल गया था। आने वाले समय में नौकरी रोजगार कैसे होंगे, क्योंकि लगातार चीजें बदलती जा रही हैं। हमारे नौजवान जानते होंगे, कोई भी जानकारी अगर हासिल करना चाहते होंगे तो मोबाइल से हासिल कर लेते हैं। कोई भी सूचना अगर पहुंचानी होती तो आसानी से पहुंचा लेते हैं। काम करने का तरीका बदला है, रोजगार के तरीके बदले हैं। इसलिए हम अपने कासगंज और एटा के लोगों को कह के जा रहे हैं, जो समय बदला है, आधुनिक हुआ है, समय को देखते हुए अगर हम लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए नए कोर्स और अगर यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम करना पड़ेगा तो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। और आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं कैसे मिलें, आपके बगल में मेडिकल कॉलेज हो गया बदायूं में, जो समाजवादियों ने बना दिया। इधर भी मेडिकल कॉलेज हो गया, इधर भी मेडिकल कॉलेज हो गया, तो मेडिकल कॉलेज इधर भी बनना चाहिए। चारों तरफ मेडिकल कॉलेज बन गए, तो जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो आपके जिले में भी मेडिकल कॉलेज बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम ऐसे धार्मिक स्थान को नमन करते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां पर हम लोगों ने कई पुल बनाए हैं, कई पुल बनाए समाजवादियों ने। गंगा नदी के किनारे हमारे बांध बने, जिससे हमारे गंगा कटान न हो, हमारे किसानों का, गरीबों का नुकसान न हो। जो लोग गंगा सफाई कराना चाहते थे, गंगा सफाई तो नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ पूरा बजट साफ कर गए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, विधायिका जी को और तमाम लोग जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हमारे कई महत्वपूर्ण लोग हमें छोड़ करके चले गए। पिछले कुछ दिनों पहले यहां के पूर्व विधायक जसवीर सिंह जी हमें छोड़ के चले गए, वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी तरह पूर्व सांसद मुजीर अहमद साहब, उनकी पत्नी और हमारी विधायिका जी की माता जी, जो अनीसा खां का इंतकाल हुआ, वो हमारे बीच नहीं रही। इस दुख की घड़ी में हम इन परिवार के साथ हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समाजवादी साथी और भी हम लोगों के बीच से चले गए, दुख सहने की शक्ति दें। मैं एक बार अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि जब आप लोग वोट डालेंगे तो एक एक वोट देवेश जी के पक्ष में डालने का काम करना। इसलिए जिताओगे आप लोग, अच्छे वोट डालेंगे आप लोग, अपना बूथ जिताना, क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं। घूमना कम, अपने बूथ का इंतजाम ज्यादा। बताओ बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर आप लोग अपना बूथ बचा लोगे, बूथ जिता दोगे, तो देश में परिवर्तन भी होगा। और जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे, 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अगर इनका स्वागत अच्छा हुआ यहां पर, तो इस बार ढोल नगाड़े और ढोलक के संग इनकी विदाई होगी। बताओ विदाई करोगे इनकी कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।